नमस्कार, मैं आपका साथी अमर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अमर स्टडी मित्र के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पीटी का एग्ज़ाम डेट निर्धारित हो चुका है। तो उसी के संदर्भ में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था जीके जीएस का, जिसका ये आज दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो ये जो है प्रैक्टिस सेट एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम में छपने वाले क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं आज का ये सेशन। आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इसमें 20 क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आज हम इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था, यह संपन्न हुआ था। कहने का मतलब है कि एकमात्र अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था, यह कहाँ पर संपन्न हुआ था। अमरावती ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है बेलगांव, ऑप्शन सी है कराची, ऑप्शन डी है नागपुर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बेलगांव में। कहाँ? ऑप्शन बी बेलगांव इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। कब होता है? तो इसका टाइम पीरियड कब था, किस समय ये होता है? तो ये 1924 में ये होता है। कब होता है? 1924 में ये होता है, बेलगांव में होता है। ठीक है। और क्या जानते हैं हम लोग राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में और क्या जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, आईएनएस के बारे में और क्या जानते हैं। इसकी स्थापना कब होती है? तो 28 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर होती है? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में एओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना होती है। कहाँ? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। ठीक है दोस्तों। ठीक है। और क्या जानते हैं हम लोग? और आप लोग सुने होंगे 1896 में कलकत्ता अधिवेशन होता है। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन होता है। इसमें जो था पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी जो थे इसके अध्यक्ष थे। फिर क्या 1907 में सूरत अधिवेशन इम्पॉर्टेंट है। 1907 सूरत अधिवेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है सूरत अधिवेशन में? इसमें जो था ये कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, नरम दल और गरम दल में इसका विभाजन होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि आंग्ल अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता है, यानी कि नहीं सम्मिलित किया जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आंग्ल अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में किसको किसको सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें केवल 2 देश शामिल हैं। कौन कौन से? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये दोनों शामिल हैं। तो इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। तो मैक्सिको और क्यूबा को सम्मिलित नहीं किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 और 4, यानी कि मैक्सिको और क्यूबा को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है। भारत का सादी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अमीर हसन, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी शेख अबुल फैजी, ऑप्शन डी हुसैन सनाई। तो किसको जो है भारत का सादी कहा जाता है? तो भारत का सादी जो है ये अमीर हसन को कहा जाता है। किसको? अमीर हसन को कहा जाता है। अमीर हसन। ठीक है। अमीर हसन जो है इनको जो था भारत का सादी कहा जाता है। इनकी एक कृति है, इनकी एक बुक है जिसको कहते हैं फवायद उल फवाद, ऐसे कुछ करके है, फवायद उल फवाद। ठीक है। ये इनकी कृति है। ठीक। ये किसके काल में थे? अमीर हसन। तो ये थे बलबन के कार्यकाल के प्रसिद्ध विद्वान थे। किसके? बलबन के कार्यकाल के ये प्रसिद्ध विद्वान माने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इरडा IRDA नियमन करती है, यानी कि IRDA किससे संबंधित है? बैंकिंग कंपनियों से या बीमा कंपनियों का, फुटकर व्यापार का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीमा कंपनियों का। तो ये किसका नियमन करती है? इरडा। तो ये बीमा कंपनियों का निगमन करती है। ठीक है। इसका गठन कब हुआ था? इरडा का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन जो था, इसका गठन कब होता है? 19 अप्रैल 2000 को, 19 अप्रैल सन 2000 को इसका गठन होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक। किसकी सिफारिश पर? तो सिफारिश भी पूछते थे कभी कभी, मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर इसका गठन होता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है।
5 नंबर का क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख है, यानी कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है। हम लोग जब नवीन सर की जीएस सुधा बुक को पढ़े थे तो वहाँ हम लोगों ने 16 महाजनपदों को अच्छे से पढ़ा था, उसमें भी ये चीज़ आया था। ठीक है, तो 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ऑप्शन ए महाभारत में, ऑप्शन बी रामायण में, ऑप्शन सी अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन डी ललित विस्तार में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है, जिसमें से 10 महाजनपद जो थे, 10 महाजनपद जो हैं वो गंगा घाटी में हैं। कहाँ? गंगा घाटी के किनारे माना जाता है। आप लोग जानते होंगे महाभारत के जो रचनाकार रचयिता हैं वो कौन है? महर्षि वेद व्यास। और रामायण की बात करें तो महर्षि वाल्मीकि इसके रचयिता हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा कौन नहीं था? त्रिकोणात्मक संघर्ष का मतलब है जब हम लोग मौर्योत्तर काल को पढ़ रहे थे तो उसमें त्रिकोणात्मक संघर्ष की बात आती है कि तीन शासक जो थे आपस में लड़ते थे। तो कौन कौन से वो 3 शासक थे, इसमें पूछा कि कौन हिस्सा नहीं था, उसका हिस्सा कौन नहीं था? प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट या चोल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन नहीं था, तो चोल जो था उसका हिस्सा नहीं था, क्योंकि वह जो त्रिकोणात्मक संघर्ष होता था ना वो प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच होता था। किसके किसके? इन तीनों के बीच में होता था। ठीक है, क्यों होता था? 8वीं शताब्दी में कन्नौज की राजधानी थी। ठीक, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए इन तीनों में ये जो था ये त्रिकोणात्मक संघर्ष होता था। तो आप लोग जानते हैं पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक है गोपाल। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। पाल वंश का गोपाल हो गया। प्रतिहार वंश का कौन है? तो हरिश्चंद्र जो है ये प्रतिहार वंश का संस्थापक है, हरिश्चंद्र। ठीक है, हरिश्चंद्र प्रतिहार वंश का संस्थापक हो गया। ठीक, और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। कौन? दंती दुर्ग तो जो था ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन ए द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी पंचम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी छठी पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंचम पंचवर्षीय योजना, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। और साथ में क्या था, इसके 2 लक्ष्य थे, एक तो गरीबी उन्मूलन, ठीक है, और एक क्या था, एक था आर्थिक आत्मनिर्भरता। क्या? आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात भी 5वीं पंचवर्षीय योजना में होता है। इसका टाइम पीरियड 1994 से 1998 के 1974 से 1978 के बीच में माना जाता है। तो अब योजना आयोग की जगह पर क्या हो गया है? योजना आयोग की जगह पर अब नीति आयोग हो गया है, और उसका अध्यक्ष जो होता है नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, यानी कि पीएम उसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा है, अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था, यानी कि सिमुक किस वंश का संस्थापक था? क्या चेर वंश का संस्थापक था या चोल? तीसरा है पांड्य और चौथा है सातवाहन। ये किस वंश का संस्थापक था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये जो सिमुक था ये सातवाहन वंश का संस्थापक है। ठीक है, सातवाहन वंश का संस्थापक जो था वो सिमुक था। इसी में ही सातवाहन वंश के ही शासक थे जिन्होंने ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि जो थी दान देने की प्रथा जो थी सातवाहनों के द्वारा ही शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबंध करेंगे, यानी से टॉर्नेडो से कौन संबंधित है? तो मैक्सिको की खाड़ी ऑप्शन है, ऑप्शन बी चीन सागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी यूएसए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, ये मैक्सिको की खाड़ी से संबंधित है टॉर्नेडो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है, यानी कि भारत का 2/3 कोयला कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र घाटी में, ऑप्शन बी दामोदर घाटी में, ऑप्शन सी गोदावरी घाटी में या ऑप्शन डी महानदी घाटी में। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग सोचिए। तो इसका सही जवाब होगा दामोदर घाटी में जो है भारत का 2/3 कोयला पाया जाता है। ठीक है, और ये जो 2/3 कोयले से अधिक जो कोयला पाया जाता है मुख्यतः रानीगंज, झरिया,
और गिरिडीह और बोकारो में ये पाया जाता है। कहाँ कहाँ? रानीडीह, झरिया और गिरिडीह और बोकारो में जो है ये कोयला पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? उच्चतम ऊर्जा किसमें होती है? नीला प्रकाश में, हरा प्रकाश में, या लाल प्रकाश में, या फिर नीला प्रकाश में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। तो इसका है कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? अप्रत्यक्छ निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष से भारत में आरंभ की गई थी? तो इसका क्या हो जाएगा कि ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1892, ऑप्शन डी 1909 और ऑप्शन डी जो है ये 1919। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1892 में अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो था इसका आरंभ हुआ था। तो कैसे हुआ? देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आता है, उसी के अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के लिए गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से कराने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या इसमें आप लोग बताएंगे? 1909 जो था भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, इसमें क्या हुआ था? इसमें जो 1892 में जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर करने के लिए आता है मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, फिर इसमें पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। ठीक, एक है 1919 में, जिसको भारत परिषद अधिनियम 1919 कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम ये। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? यानी कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य था? ठीक है, इनमें से जो ये दिया गया है। ठीक, तो मणिपुर, पंजाब, असम, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मणिपुर, क्योंकि जो दिए गए ना इसमें सबसे ज़्यादा साक्षर मणिपुर है, फिर उसके बाद पंजाब है, फिर उसके बाद असम है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश है। ठीक है, हालांकि वैसे मुख्य रूप से सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य देखा जाए तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केरल राज्य है, 94% के आसपास वहाँ की साक्षरता है। ठीक है, उसके बाद न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। प्रथम सेनापति कौन था आज़ाद हिंद फौज का? मोहन सिंह, प्रीतम सिंह, सुभाष चंद्र बोस या शाहनवाज खां? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि मोहन सिंह जो था ये आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। ठीक है, कौन था? आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति तो मोहन सिंह आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है आज़ाद हिंद फौज की? तो इसकी स्थापना होती है 1942 में। कब? 1942 में इसकी स्थापना होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में शामिल है। ऑप्शन ए केवल लोकसभा, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा, ऑप्शन सी केवल लोकसभा एवं राज्यसभा, या ऑप्शन डी लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति तीनों शामिल होते हैं संसद में। और ये किस आर्टिकल में दिया है? ये आर्टिकल 79 में दिया गया है। किसमें? आर्टिकल 79 में संसद के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, और क्या दिया गया है आर्टिकल 79 में? कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर बनेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो ये मणिपुर हो जाएगा, ये तो हो गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन ने जोर दिया था, यानी कि दिसंबर 1929 में जो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें किस बात पर जोर दिया गया था? होम रूल के लिए, या पूर्ण स्वराज के लिए, या फिर अनौपचारिक स्वशासन के लिए, या फिर प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी के लिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? पूर्ण स्वराज के लिए इसमें सर्वाधिक जोर दिया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, और हाँ, यूपी में अब तक कितने अधिवेशन हुए हैं? 9 अधिवेशन यूपी में हुए थे कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन 9 अधिवेशन जो थे वो यूपी में हुए थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है कानपुर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी लाहौर में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कानपुर, दिल्ली, इलाहाबाद या
लाहौर में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था। क्या था? HRA था इसका नाम। HRA का गठन कब होता है? HRA का गठन 1924 में कानपुर में होता है। ठीक है, 1924 में इसका गठन कानपुर में होता है HRA का, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक, इसके बाद क्या होता है? इसी का नाम चेंज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया जाता है। ठीक है, और ये HRA की स्थापना कौन करता है? इसकी गठन कौन करता है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कौन करता है? तो इसका स्थापना जो करते हैं सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा इसको स्थापित किया जाता है। ठीक है, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, इसका गठन कौन करता है? तो चंद्रशेखर आज़ाद जो थे इसके गठन करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? भाग 6, भाग 7, भाग 8 या भाग 9A? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 9A। तो ठीक है, ये है नगर पालिकाओं से संबंधित। भाग 6 में क्या दिया गया है? भाग 6 किससे संबंधित है? तो संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। भाग 7 किससे संबंधित है? पहली अनुसूची के भाग ख के जो राज्य हैं उनसे संबंधित है। भाग 8 में क्या दिया गया? तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन का। तो मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग कौन सा है? इंसुलिन उत्पादक अंग कौन सा है मानव शरीर में? यकृत है या वृक्क है? ऑप्शन सी है प्लीहा या डी अग्नाशय? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन? अग्नाशय है मानव शरीर में जो था इंसुलिन का उत्पादक। ठीक, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, इसका इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।